हाय गाइस, वेलकम टू डाइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज से हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसे कंटिन्यू हम लोग पूरा करेंगे, ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग आज से करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का हिंदी होता है भू आकृति विज्ञान। ओके, भू आकृति विज्ञान में कह सकते हैं कि हम लोग वो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो संरचना, जैसे भू आकृति यानी किसी संरचना से संबंधित है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पर्वतों की, ये सब कुछ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं हम लोग भूगर्भ और उसके पदार्थ, अर्थात ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओके, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आते हैं। इस पीडीएफ में हम लोग सभी कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, यदि संभवतः पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर विकसित जीवन पाया जाता है। अन्य आकाशीय पिंडों की भांति पृथ्वी की आकृति भी कैसी है? गोलाकार है। ये तो नॉर्मली सभी को पता है। ओके, आप यह भी जानते हैं कि स्रोतों से गर्म जल और ज्वालामुखियों से अत्यंत गर्म लावा पृथ्वी के भीतरी भागों से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के नीचे तापमान बहुत ऊंचा है। संसार में खनन कार्य 5 किलोमीटर से भी कम गहराई तक ही सीमित है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थलाकृतियों का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहता है, उनका रूप लगातार बदलता रहता है। बाह्य शक्तियों के एक समूह में वे शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो सेलों को कमज़ोर कर देती हैं, विखंडित कर देती हैं, और दूसरे प्रकार की शक्तियाँ टूटी फूटी सेलों को ऊंचे भूभागों से हटाकर नीचे के भूभागों में जमा करती रहती हैं। ये दोनों प्रक्रिया ही सेलों की टूट फूट और नई स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। ओके, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा का निर्माण भी एक सीमा तक ही इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें देखें तो पृथ्वी के भूगर्भ और उसके ऊपरी भाग भू प्रॉपर्टी के पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अपक्षय देखेंगे जिसे वेदरिंग कहते हैं। ओके, और तल संतुलन की प्रक्रिया मृदा के निर्माण और उसके महत्व के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पृथ्वी का आंतरिक भाग या भूगर्भ। ओके, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है, यानी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम डायरेक्ट विजन कर सकें या डायरेक्ट देख सकें। ओके, क्योंकि यह बहुत बड़ा गोला है और इसके भूगर्भीय पदार्थों की बनावट गहराई बढ़ने के साथ बदलती रहती है। मनुष्य ने खनन एवं वेधन क्रियाओं द्वारा इसके कुछ ही किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। गहराई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण अधिक गहराइयों तक खनन और वेधन कार्य करना संभव नहीं है। भूगर्भ में इतना अधिक ऊंचा तापमान है कि वहाँ वेधन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र को पिघला सकता है। अतः वेधन कार्य में कम गहराइयों तक ही सीमित है, इसलिए पृथ्वी के गर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी के मिलने में कठिनाइयाँ आती हैं। पृथ्वी के विशाल आकार और गहराई के साथ बढ़ते तापमान ने भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी की सीमाएँ निश्चित कर दी हैं। यदि देखें सबसे पहले, ओके, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है ये है स्थल मंडल। हम लोग इसे अभी डिटेल से देखेंगे, जैसे क्रस्ट भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल, या इसी को सियाल, SIAL वाला सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसे हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो सेकेंड वाला पार्ट है वो मेंटल कहलाता है, जिसे हम सीमा भी कहते हैं। सीमा का फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो आंतरिक भाग है उसे कोर कहते हैं। ये 2 भागों में कोर को बांटा जाता है, एक ठीक है बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। जो निफे से बना है कोर, ठीक है, निफे यानी निकिल और फेरस, निकिल और लोहा से। तो 1 बाय 1 हम लोग इसे डिटेल से देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना। पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण और उनकी मोटाइयों को, जैसे हमने चित्र में देखा था,
पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को क्रोड कहते हैं। ओके, अभी देखा था क्रोड या कोर, ठीक है। यह सबसे अधिक घनत्व वाली परत है, यानी सर्वाधिक डेंसिटी इसी की। इसका घनत्व 11 से भी अधिक है। यह लोहा और निकेल धातुओं से बनी है। ओके, इसलिए इसे क्रोड को निफे, निकल तथा फेरम या फेरस अर्थात लोहा कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? निफे, ये याद रखिए आप। ओके, क्रोड को पुनः 2 परतों में बांट सकते हैं। इसकी भीतरी परत ठोस है, जिसे चित्र C2 में दिखाया गया था। दूसरी परत अर्ध तरल है, सेमी लिक्विड है, जिसे चित्र C1 में दिखाया गया था। हम यहाँ देखें यदि, ओके, तो ये C2 वाली वेरी सॉलिड, ओके, एंड दिस इज C1, इसे सेमी लिक्विड में दर्शाया गया था ये। ओके, जो परत क्रोड को घेरे हुए है उसे मेंटल कहते हैं। यह परत मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम। इसका घनत्व 3 से 5.1 तक है। मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से घिरा है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। ओके, यानी लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जिसका घनत्व 2.75 से 2.90 है। स्थल मंडल के प्रमुख निर्माणकारी तत्व सिलिका और एल्यूमिनियम हैं, अर्थात इस वाली परत को सबसे बाहर वाली को कहेंगे सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए इस परत को सियाल कहते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम भी कहते हैं। स्थल मंडल के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? क्रस्ट। भूपर्पटी की इंग्लिश क्या है? क्रस्ट। ओके, तो सबसे पहले यदि देखें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 प्रमुख संकेंद्रीय परतें कौन सी हो गई? क्रोड, मेंटल और स्थल मंडल, या जिसे हम सियाल या क्रस्ट कहते हैं। ओके, क्रोड सबसे आंतरिक परत है। यह पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत भी है। इसका निर्माण निकेल और लौह तत्वों से हुआ है। क्रोड और स्थल मंडल के बीच की परत मेंटल है। इसके प्रमुख निर्माणकारी तत्व कौन से हैं? आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है। ओके, अभी हम लोगों ने इस फैक्ट्स वाइज देखा। अब इसे हम लोग और देखते हैं कि क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग पर जाने से तापमान क्यों बढ़ता है, दबाव भी क्यों बढ़ता है, और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 3 चीज़। ओके, तो जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जाने पर, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है, साथ ही दाब में भी होती है और घनत्व में भी होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसको सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, तापमान, टेम्परेचर। ओके, गहरी खानों और गहरे कूपों से जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। यह बात हमें ज्वालामुखी के उद्गारों में पृथ्वी के अंदर से निकले अत्यंत गर्म लावा से भी सिद्ध होती है। ओके, कि भूगर्भ की ओर तापमान बढ़ता है। विभिन्न प्रमाणों से स्पष्ट है कि भूगर्भ में धरातल से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर एक समान नहीं है। कहीं पर यह तेज है और कहीं पर धीमी। प्रारंभ में तापमान बढ़ने की औसत दर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तापमान की इस वृद्धि के आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए, और 40 किलोमीटर की गहराई में इसे 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान की इस वृद्धि दर के अनुसार भूगर्भ के सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चट्टानें जितनी अधिक गहराई में होंगी, उनके पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही ऊंचा होगा। इसका कारण यह है कि भूगर्भ में नीचे दबी सेलों पर ऊपर की सेलों का इतना अधिक दबाव होता है, जिससे उनके पिघलने का तापमान बिंदु धरातल की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। ओके, इसका अर्थ है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है प्रेशर की वजह से। उदाहरण के लिए बेसाल्टी लावा सेल धरातल पर 1250 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है,
परंतु वही सेल भूगर्भ में 32 किलोमीटर की गहराई पर 1400 सेंटीग्रेड से सेल्सियस तापमान पर पिघलेगी। भूकंप की तरंगों के व्यवहार से भी ये बात सिद्ध होती है कि उनसे इस बात की भी पुष्टि होती है कि भूगर्भ में तापमान के बदलने के साथ पदार्थों की संरचना में भी परिवर्तन आता है। भूगर्भ के ऊपरी 100 किलोमीटर में तापमान के बढ़ने की दर 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। अगले 300 किलोमीटर में यह वृद्धि दर 20 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है और इसके बाद ये वृद्धि दर केवल 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के नीचे तापमान के बढ़ने की दर पृथ्वी के केंद्र की ओर घटती जाती है। इस गणना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। भूगर्भ में इतना ऊंचा तापमान उच्च दाब के फलस्वरूप हुई रासायनिक प्रक्रियाओं और रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन के कारण ही संभव है। ये दो कारण जो हैं तापमान बढ़ने के अर्थात उच्च दाब के फलस्वरूप हुई रासायनिक प्रक्रियाओं और रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन के कारण ही संभव है। तो तापमान में समझ में आ गया कि क्यों बढ़ता है तापमान, ये दो फैक्टर हैं और किस रेट से बढ़ता है। यदि हम लोग देखें दबाव प्रेशर, तो भूगर्भ में ऊपरी परतों के बहुत अधिक भार के कारण पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर भी दबाव निरंतर बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक दबाव है। यह दबाव समुद्र तल पर वायुमंडल के दाब से 30-40 लाख गुना अधिक है। केंद्र पर उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले तत्व वाले पदार्थों को द्रव रूप में होना स्वाभाविक है, परंतु इस ऊपरी भारी दबाव के कारण यह द्रव रूप ठोस का आचरण करता है, अर्थात कैसे है, सॉलिड है। संभवतः इसका स्वरूप प्लास्टिक नुमा है। तो इसका अर्थ है जितना आप आंतरिक परतों पे जाएंगे P अर्थात प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। यही कारण कि पृथ्वी केंद्र पर जो तत्व है या वो दबाव के कारण कैसे हैं, ठोस रूप में है। घनत्व यदि देखें, पृथ्वी के केंद्र की ओर निरंतर दबाव के बढ़ने और भारी पदार्थों के होने के कारण उसकी परतों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। अतः सबसे गहरे भागों में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों का होना स्वाभाविक है। जो हमने ऊपर ही देखा था इसको। अब यदि हम देखें भूपर्पटी के पदार्थ कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो स्थलमंडल का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है, क्रस्ट। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसकी ऊपरी सतह पर मानव रहते हैं। जिन पदार्थों से भूपर्पटी बनी है उन्हें सेल कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, रॉक। सेलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। सेलें ग्रेनाइट की तरह कठोर, चीका मिट्टी की तरह मुलायम अथवा बजरी के समान बिखरी होती हैं। सेलें विभिन्न रंग, भार और कठोरता लिए होती हैं। सेलें खनिजों से भी बनी होती हैं, मिनरल से। वे एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है। दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। भूपर्पटी 2000 से भी अधिक खनिजों से बनी है, परंतु इनमें से केवल 6 खनिजों की अधिकता है। इन्हीं का पृथ्वी की ऊपरी परत के निर्माण में विशेष योग है। इन 6 खनिजों के नाम हैं कौन सा, फेल्सफार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, अभ्रक और ओलिविन। ये आप 6 याद रखिएगा कि भूपर्पटी में 2000 से भी अधिक खनिजों से बनी है, लेकिन इनमें सबसे अधिकता किनकी है, इन 6 तत्वों की है, फेल्सफार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल एंड अभ्रक एंड ओलिवन। ग्रेनाइट एक कठोर सेल है। इसके निर्माणकारी खनिज क्वार्ट्ज, फेल्सफार और अभ्रक हैं। ग्रेनाइट इनसे मिलकर बनी होती है। इन खनिजों के अनुपात में भिन्नता होने से ग्रेनाइट के रंग और उसकी कठोरता में अंतर आ जाता है। जिन खनिजों में धात्विक अंश होता है उन्हें धात्विक खनिज मेटेलिक मिनरल कहते हैं। हेमेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है। यह धात्विक खनिज है। अयस्क
धात्विक खनिज होते हैं, यानी कैसे होते हैं, धात्विक खनिज जिनसे धातुओं का निकालना लाभकारी होता है। सेलों का निर्माण खनिजों से हुआ है। इनका मानव जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। ओके, तो हमने देखा कि ये जो भूपर्पटी के पदार्थ हैं उनमें से रॉक इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेलों के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ रॉक एंड रॉक क्या होते हैं, इसको पुनः देखेंगे। ओके गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हम लोग इसे पूरी ज्योग्राफी कंटिन्यू रखेंगे, आप कंटिन्यू पूरे वीडियो देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें।